दिल्ली का मैनेजमेंट कॉलेज कांड परत दर परत अब खुल रहा है और इस घिनौने कांड को अंजाम देने वाला पाखंडी चैतन्यानंद फरार है। आपको हम बताएंगे कि कैसे एक ईमेल ने चैतन्यानंद की काली करतूतों को उजागर कर दिया। उसे पकड़ने के लिए 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस की छापेमारी चल रही है, लेकिन ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पाखंडी विदेश भी भाग सकता है। और इस पाखंडी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया ताकि वो विदेश न भाग सके। चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए पुलिस का फोकस जिन 5 राज्यों पर है, उनमें दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ये भी पता चला कि चैतन्यानंद ने अपना नाम बदलकर पार्थ रख लिया है ताकि वो अपनी पहचान को छिपा सके। इसके अलावा कॉलेज से कई सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने की बात सामने आई है, लेकिन चैतन्यानंद की डर्टी गेम को उजागर करने में एक पूर्व छात्रा और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन की मेल की बड़ी भूमिका रही। दरअसल 1 अगस्त को कॉलेज प्रशासन को ग्रुप कैप्टन का ईमेल आया जिसमें कहा गया कि उन्हें कई लड़कियों की शिकायत मिली, जिसमें चैतन्यानंद पर लड़कियों को देर रात व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। 3 अगस्त को गवर्निंग काउंसिल ने 30 से ज्यादा छात्रों के साथ वर्चुअल बैठक की और इसी बैठक में पाखंडी चैतन्यानंद के डर्टी गेम का भंडाफोड़ हुआ। वहीं जैसे जैसे मैनेजमेंट कॉलेज कांड की जांच आगे बढ़ रही है, पाखंडी चैतन्यानंद की काली करतूतों की पोल भी खुलती जा रही है। इस केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चैतन्यानंद ने कॉलेज में एक लेडी गैंग भी बना रखी थी। ये गैंग छात्राओं को उकसाती थी, उन्हें मजबूर करती थी और यहाँ तक कि बाबा के भेजे गए अश्लील मैसेजेस डिलीट करवाने का काम भी किया करती थी। और इस लेडी गैंग में शामिल थी कॉलेज की 3 वार्डन। कॉलेज की लड़कियों ने बताया कि वार्डन न केवल उन्हें चैतन्यानंद के पास भेजती थी, बल्कि मोबाइल से अश्लील चैट और मैसेजेस भी जबरन डिलीट करवाती थी। इस केस में पुलिस ने इन महिला वार्डन्स को आरोपी बनाया है। पुलिस ने नोटिस देकर पूछताछ की और उनके बयान आरोपी के तौर पर दर्ज किए गए। पीड़िताओं ने बयान में साफ कहा कि संस्थान में काम करने वाली महिला फैकल्टी चैतन्यानंद की मांगे मानने के लिए उकसाती थी। जो लड़कियां विरोध करती, उन्हें फेल करने या स्कॉलरशिप रोकने की धमकी दी जाती थी। लड़कियों पर दबाव डालने के लिए इसी लेडी गैंग का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पाखंडी चैतन्यानंद को कानूनी शिकंजे का डर दिखने लगा, तभी तो वो अपनी पहचान छुपाकर पुलिस से बच रहा है। नवरात्रि पर पूरी की पूरी दिल्ली राममय हो गई है। जगह जगह रामलीलाओं का मंचन चल रहा है, लेकिन सियासत हनुमान को लेकर भी अब बीच में आ गई है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अधिकारियों में जोश भरने के लिए हनुमान जी की लंका दहन का उदाहरण दे डाला और बस देखिए उसके बाद क्या। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हमारी दिल्ली सरकार के अधिकारी है ना, ये सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है। आम आदमी पार्टी ने इसे हनुमान का अपमान बताया है, जिस पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। इधर बीजेपी और आप के बीच जारी सियासत में कांग्रेस कूद पड़ी। मैं भी हनुमान भक्त हूँ, मेरी तो कोई आस्था पे ठेस नहीं पहुँची। आम आदमी पार्टी काम करती नहीं, काम रोकने का काम करती है। वो भी चाहती हैं कि जिस तरह से हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगाई थी और उन्होंने पूरी लंका को जला के राख कर दिया था रावण की, तो क्या आपकी अपनी लंका में आग लगवाना चाहती हैं? क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी लंका है? नवरात्रि पर नॉनवेज और गैर हिंदुओं के बैन को लेकर पहले ही दिल्ली में बवाल मचा हुआ था। अब सीएम रेखा का ये बयान सियासी बवाल मचा रहा है। राजधानी दिल्ली में नवरात्रि के दौरान बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा नॉनवेज की दुकानें बंद कराने के लिए सड़कों पर उतर आए। कुछ दिन पहले उन्होंने नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री रोकने की मांग भी उठाई थी। और अब बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा खुद ही दिल्ली में नॉनवेज की दुकानें बंद कराने पहुंच गए। ये देखिए, इस दुकान को भी तरविंदर सिंह मारवा कई इलाकों में जाकर दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील कर चुके हैं। सब जगह हम दुकानें बंद करवा रहे हैं और इक्का दुक्का जो खुली है उनको हाथ जोड़ के और सबको कह रहे हैं कि नवरात्रि तक दुकान मीट की बंद रखें। दरअसल कुछ दिन पहले तरविंदर सिंह मारवा ने नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद कराने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता को भी पत्र लिखा था। इसके बाद बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली के इलाकों की नॉनवेज की दुकानों को बंद करवाया। बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ ही एक के बाद एक नए मुद्दे भी सामने आ रहे हैं और बिहार की सियासत को गरमा रहे हैं। अब बिहार की सियासत के लिए शाहरुख खान एक नया एजेंडा है। विपक्ष ने मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगाने के लिए शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड देने का आरोप लगाया है।
ये मामला तब गरमाया जब महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता भाई जगताप ने ये मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि इस सरकार में कंगना के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं गया। 2014 से लेके 2024 तक एक भी मुस्लिम नहीं है। ये बयान आया नहीं कि अबू आजमी भी मामले में कूद पड़े। कांग्रेस हो या बीजेपी खुद ये सोच के दी होगी तो उसकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। इसका असर बिहार में कितना और क्या पड़ेगा पता नहीं, लेकिन बार पलटवार चालू है। अब शाहरुख खान कलाकार हैं, अब उनको अवार्ड चुनाव के चलते मिल रहा है, तो किसके लिए, किस राजनीतिक दल के लिए वो काम करेंगे? देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि अगर किसी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करती है केंद्र सरकार या भारत रत्न प्रदान करती है तो उसके पीछे इनका राजनीतिक स्वार्थ रहता है। इन बयानों को सुनकर शाहरुख खान भी सोच रहे होंगे अच्छे एक्टर वो या नेता। जीएसटी रिफॉर्म्स के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी का नारा बुलंद किया है, जिसे ट्रंप के टैरिफ का तोड़ माना जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी ने यही बात दोहराई है, जिसने हाल ही में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनकर देश के दक्षिणी राज्यों को चौंका दिया था। अब ग्रेटर नोएडा में हो रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो के जरिए उत्तर प्रदेश एक बार फिर से नया इतिहास लिखने की तैयारी में है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने पीएम को इसके लिए आश्वस्त किया। ये विशिष्ट अवसर केवल एक ट्रेड शो का नहीं बल्कि वर्तमान की उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उस प्रधानमंत्री जी के विजन का एक स्वरूप है। ओडीओपी में पहले ही कीर्तिमान रच चुका है उत्तर प्रदेश, अब स्वदेशी के लिए भी कमर कस चुका है। रामनगरी अयोध्या में मुसलमानों के रहने और ना रहने को लेकर माहौल गर्मा गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने मुसलमानों को अयोध्या छोड़ने की चेतावनी दे दी है। दरअसल अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया था और इसी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। और यही नहीं, बीजेपी के पूर्व सांसद ने मुसलमानों को अयोध्या छोड़ने की चेतावनी तक दे दी, जिसका यूपी सरकार में मंत्री ने समर्थन किया। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग, जाएं, नदी कुशवाड़ चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? यहाँ राम का मंदिर है, धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी में ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुकृत्य नहीं होना चाहिए, देवता और दैत्यों का दूरी होनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व सांसद के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने नाराजगी जताई। वो कौन होते हैं कहने वाले कि मुसलमान यहाँ से चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ रहें? उनके बाप का देश नहीं है। दरअसल अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया है, जिस पर माहौल गर्मा गया। उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है, इसकी एक बड़ी बानगी आज देखने को मिली। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहराइच के एक सीरियल रेपिस्ट को मात्र 21 दिनों में सजा सुना दी गई। मामले की जांच कर रही टीम ने रिकॉर्ड समय में ये उपलब्धि हासिल की। अभियोजन पक्ष के पास बचाव पक्ष की हर दलील की काट मौजूद थी। नतीजा ये हुआ कि बचाव पक्ष आरोपी को अगली तारीख तक नहीं दिलवा सका और आरोपी को महज 21 दिन के ट्रायल में ही कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आरोपी पर 4 नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण करने का आरोप लगा था। मामला सामने आते ही पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत इस केस पर काम शुरू किया। हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। महज 3 दिन में ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी कोर्ट में पेश कर दिया गया। पुलिस ने हर सबूत और अदालत के लिए जरूरी हर साक्ष्य भी जुटा लिए। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1,60,000 का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के आला अधिकारी जल्द ही इस टीम को पुरस्कृत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की उत्तर प्रदेश पुलिस से आज झड़प हो गई। चंद्रशेखर दादरी महापंचायत में जेल गए नेताओं से मिलने पहुंचे थे और इस दौरान पुलिस ने चंद्रशेखर को रोक लिया।
और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर की पुलिस से झड़प हो गई। बताया गया कि सांसद चंद्रशेखर दादरी महापंचायत में जेल गए नेताओं से मिलने जा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर चंद्रशेखर का काफिला रोक दिया और इसके बाद चंद्रशेखर खुद गाड़ी से उतर आए और अपने समर्थकों के साथ सड़क पर लगी बैरिकेडिंग हटाने लगे। काफी देर तक पुलिस और चंद्रशेखर के बीच गहमा गहमी चलती रही। हालांकि बाद में रास्ते को खोल दिया गया, जिसके बाद चंद्रशेखर का काफिला आगे बढ़ा। आई लव मोहम्मद को लेकर देश भर में जुलूस निकालने वाले मुस्लिम समाज को आई लव महादेव लिखने पर अब अच्छा नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि गुजरात के गांधीनगर में जो भी कुछ हुआ वो अब बवाल में तब्दील हो गया है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपद्रवियों के पहुंचते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और इससे पहले कि गरबा पंडाल में मौजूद लोगों को कुछ समझ आता, यहाँ माहौल खराब हो गया। पथराव शुरू हो गया, आगजनी की जाने लगी, गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने लगे, दुकानों में तोड़फोड़ की जाने लगी। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त गरबा पंडाल में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे और गरबा डांस कर रहे थे। आयोजन स्थल पर अचानक पत्थर बरसने शुरू हो गए। उसके बाद वहां भगदड़ की स्थिति मच गई। गरबा पंडाल के पास उपद्रवियों के जमा होने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें उपद्रवी पथराव करने से पहले प्लानिंग करते हुए दिखाई दिए। पंडाल पर पथराव शुरू होने के जवाब में हिंदू पक्ष ने भी पथराव शुरू किया, लेकिन हालात ज्यादा बिगड़ते उससे पहले पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर उपद्रवी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जिस इलाके में बवाल हुआ वहीं के एक व्यक्ति ने लोगों से आई लव महादेव का स्टेटस लगाने की अपील की थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 60 लोगों को गिरफ्तार किया। आई लव मोहम्मद वाले बैनर पोस्टर को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए हैं। कानपुर से शुरू हुई इस धार्मिक नारे के बाद अब देश के कई हिस्सों में हिंदू संगठनों ने आई लव राम और आई लव महादेव के पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी जगह जगह पोस्टरबाजी की गई, जिसके बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। कहीं आई लव श्री राम के पोस्टर लगाए गए हैं तो कहीं आई लव महादेव के। कानपुर से उठी ये चिंगारी पूरे देश में आग भड़का रही है, बवाल मचा रही है। यहाँ पर आई लव महादेव के पोस्टर लगे हुए हैं। आपको तस्वीर दिखा दें, यह है आई लव महादेव का पोस्टर। अंधेरी का इलाका है। हिंदुवादी संगठनों का आरोप है कि इस पूरे विवाद को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। कहीं बाहर का एजेंडा तो नहीं है, इसलिए हमने दे दिया आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम, क्योंकि ये जिस तरह का चल रहा है ये लग रहा है कहीं बाहर का एजेंडा नहीं है। ये यहाँ नहीं चलेगा, देवा बाबू की सरकार में इस तरह का नहीं चलेगा। हालांकि बीएमसी ने बाद में इन पोस्टरों को वहां से हटा दिया है। उत्तराखंड में हुए पेपर लीक कांड में अब रामलीला के मंच तक पहुंच गया है। दरअसल 2022 में पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसमें हाकम सिंह मास्टरमाइंड था। पेपर लीक के मुद्दे पर अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड के हर जिले से पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड का नाम अब रामलीला के मंच तक पहुंच गया है। दरअसल 2022 में पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसमें हाकम सिंह मास्टरमाइंड था। भारतीय वायुसेना का गौरव और दुश्मनों के लिए खौफ का प्रतीक रहा MiG-21 फाइटर जेट अब इतिहास बनने जा रहा है। कल यानी 26 सितंबर को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से ये विमान आखिरी बार उड़ान भरकर विदाई लेगा। आपको बता दें कि MiG-21 को वर्ष 1963 में वायुसेना में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, जिसकी गति ध्वनि की गति से भी अधिक थी। इस फाइटर जेट ने 1971 के भारत पाक युद्ध में दुश्मन के कई विमान मार गिराए थे और भारत को निर्णायक बढ़त दिलाई थी। इसके अलावा कारगिल युद्ध 1999 के दौरान भी MiG-21 दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। चंडीगढ़ में MiG-21 को वाटर सैल्यूट दिया गया। MiG-21 अंतिम बार फ्लाई पास्ट करेगा और उसे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अलविदा कहा जाएगा। जब MiG-21 एयरफोर्स स्टेशन में अपनी आखिरी उड़ान भरेगा तो उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। तिरुमाला मंदिर दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है और इसे बड़े बड़े दान और चढ़ावे के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक भक्त ने सोने का भव्य आभूषण भेंट किया और इसे सुनकर आप भी कहेंगे, वाह क्या आस्था है।
विशाखापत्तनम के पुव्वाड़ा मस्तान राव और उनकी पत्नी कुमकुमा रेखा ने भगवान वेंकटेश्वर को भव्य आभूषण भेंट किया। भक्त ने 5 किलो सोना भगवान को अर्पित किया, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 86 लाख रुपए है। इस भव्य आभूषण यज्ञोपवीत को अर्पित कर भक्त ने बेहद खुशी जाहिर की। 2023 से 24 तक 1031 किलो सोना दान किया गया। 2025 तक अब तक 121 किलो सोना दान किया गया। मंदिर ट्रस्ट के पास करीब 11,329 किलो सोने की कुल कीमत करीब 8,496 करोड़ रुपए। तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दुनिया भर में अपनी भव्यता और महत्व के लिए जाना जाता है। हर साल करोड़ों भक्त यहां भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और धनी मंदिरों में से एक है। श्रद्धा से सराबोर भक्त भगवान श्री वेंकटेश्वर को तौल तौल कर सोना चढ़ाते हैं और इसी को कहते हैं भगवान की गोल्डन भक्ति। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचा है। पहली बार ट्रेन पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के लिए बाकायदा एक स्पेशल ट्रेन बनाई गई। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया। ये 2000 किलोमीटर की रेंज वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है जो सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। जिसने ट्रेन पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की। इसकी जद में पाकिस्तान का हर हिस्सा है और ये लॉन्च एक मुनीर की पलटन के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है, क्योंकि इसे कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च किया गया और इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया। ये ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन मौजूद है। कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम मिसाइल लॉन्च करने की मॉडर्न तकनीक है। इसमें मिसाइल को एक मजबूत कैनिस्टर में रखा जाता है। ये कैनिस्टर मिसाइल को सुरक्षित रखता है और आसानी से लॉन्च के लिए तैयार रहता है। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। ये एडवांस फीचर से लैस है, साथ ही टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मतलब अब सेना मिसाइल को रात के अंधेरे में और धुंध भरे इलाके में भी कम समय में लॉन्च कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिंसा के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सियासत अब यहां उबाल मार रही है। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक की तरफ उंगली उठाकर उन्हें हिंसा का मास्टरमाइंड बताने की कोशिश की है। हालांकि सड़कों पर सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान गश्त कर रहे हैं। दोबारा हिंसा जैसे हालात न पैदा हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर जवानों का सख्त पहरा लगाया गया है। हिंसा, झड़प और गोलीबारी के बाद लेह में भी कर्फ्यू लगा हुआ है। आप ये तो तस्वीरें देखिए, कैसे सड़कों पर जली गाड़ियों के निशान हैं, घरों के टूटे हुए शीशे दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। पूरे राज्य में धारा 163 लागू है। लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक में प्रशासन, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्रालय ने हिंसक प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। गृह मंत्रालय ने कहा कि सोनम वांगचुक की ओर से उठाए गए मुद्दे एचपीसी की चर्चा का हिस्सा है। फिर भी उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और लोगों को उकसाने के लिए अरब स्प्रिंग और नेपाल की जेन जी आंदोलन के जैसे उदाहरण दिए। हालांकि सज्जाद कारगली ने गृह मंत्रालय के इस बयान का विरोध किया है। वांगचुक पिछले 14 दिन से वो अनशन में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। वो अगर इस तरह का प्रोटेस्ट होना होता तो वो भूखे नहीं बैठते 14-15 दिन से। उसने इससे पहले भी अनशन किए हैं, कभी इस चीज़ों को इंडोर्स नहीं किया है। मतलब एक तरफ केंद्र सरकार सोनम वांगचुक को हिंसा के मास्टरमाइंड के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे साजिश बता रहा है। लेह लद्दाख में हुई हिंसा की जांच अब शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार का मानना यह है कि हिंसा स्वाभाविक रूप से नहीं भड़की थी, बल्कि ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी और सब कुछ जानबूझकर किया गया, क्योंकि आंदोलनकारियों ने सरकारी संपत्तियों और बीजेपी दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। और जी न्यूज संवाददाता ने हिंसा के निशानों को अपने कैमरे में कैद किया। देखिए कैसे सचिवालय की 2 मंजिला बिल्डिंग को प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा, सरकारी संपत्तियों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारी हैं, उनकी भीड़ भड़की तो उन्होंने सेक्रेटरीट के दफ्तर को, जो सरकारी दफ्तर है, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया है। देख लीजिए आप, ये सरकारी दफ्तर है, सेक्रेटरीट है, ये ऊपर से नीचे तक ये तकरीबन 2 फ्लोर है और 2 मंजिला बिल्डिंग को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। और कुछ ऐसा ही मंजर बीजेपी ऑफिस का था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया और अब सिर्फ वहां पर हिंसा के निशान बचे हैं। स्टेट हुड की आग ने बीजेपी दफ्तर को जला दिया, उसको फूंक दिया गया। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, देख लीजिए, सिवाय जो सीलिंग की जालियां हैं, पत्थर, और इसके अलावा ये आप देखेंगे तो लोहा है, सिर्फ वो बचा है। बाकी कुछ है तो सिर्फ राख है।
जिस वक्त प्रदर्शनकारी बवाल काट रहे थे, जिस वक्त प्रदर्शनकारी यहाँ पर देखिए कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है, सब कुछ तोड़ दिया गया है। लेकिन ये हिंसा आंदोलन की वजह से भड़की या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ आंदोलन की वजह से लद्दाख का ये हाल नहीं हो सकता, ऐसा सरकार का कहना है। सुलगते लद्दाख के हालात दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम यहां पर पहुंची और देखा कैसे शांत इलाके को आंदोलनकारियों ने सुलगा दिया और उस हिंसा के निशान अभी तक सड़कों पर मौजूद हैं और ये वजह खोजने की भी कोशिश जी न्यूज ने की कि आखिर यह हिंसा भड़की क्यों। ये दो तस्वीरें देखिए कैसे बुधवार को पूरे लद्दाख को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। हर जगह आगजनी और तोड़फोड़ की है और आज सड़कों पर बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। प्रदर्शनकारियों की भीड़ इतनी उग्र थी कि उन्होंने सुरक्षा बलों को भी नहीं छोड़ा और उनके वाहनों को भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारी जिस तरीके से भड़के, उन्होंने पुलिस के वज्रवाहन यानी लद्दाख पुलिस के वज्रवाहन को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया और ये अब राख बन गया है। इसमें कल पुलिसकर्मी मौजूद थे जो झुलस गए थे। प्रदर्शनकारियों ने इसको आग के हवाले कर दिया था। चूंकि ये बीजेपी दफ्तर के बाहर था, बीजेपी दफ्तर पर जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया और उसकी सुरक्षा में तैनात ये पुलिस का वज्रवाहन को जिस तरीके से फूंका गया है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि कुछ राजनीति से प्रेरित लोग सरकार और लद्दाखी समूह के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत से खुश नहीं हैं और इसी वजह से लद्दाख को सुलगाने की साजिश रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर खूंखार भेड़ियों ने दस्तक दे दी है। इस बार भेड़िए पहले से और भी ज्यादा खूंखार नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके निशाने पर इस बार मासूम बच्चे हैं। पिछले 15 दिनों में खूंखार भेड़ियों ने 4 मासूमों को अपना निशाना बनाया है। बहराइच ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी भेड़िए की दहशत फैली हुई है क्योंकि बहराइच समेत कई इलाकों में आदमखोर भेड़िए फिर से एक्टिव हो गए। इस बार भेड़िए पहले से और ज्यादा खूंखार नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके निशाने पर इस बार मासूम बच्चे हैं। पिछले 15 दिन में खूंखार भेड़िए 4 मासूमों को अपना निवाला बना चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों के हमले से 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जब तक पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आने वाले दिनों में, तब तक पूरे 24 घंटे बच्चों की सुरक्षा किया जाए और उनको घर के अंदर रखा जाए। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की 20 से ज्यादा टीमें और 100 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन भेड़िए को पकड़ने में अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। भेड़ियों की दहशत से इलाके में डर है। लोग रात दिन लाठी डंडे लेकर गश्त लगा रहे हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कब आदमखोर भेड़िया उनके परिवार पर हमला कर दे। और ठीक 1 साल बाद फिर बहराइच और उसके आसपास के इलाकों में भेड़ियों का आतंक शुरू हो गया है। गांव और कस्बों के लोग खौफ में जीने के लिए मजबूर हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल आदमखोर भेड़िए की दहशत से लोग कुछ अपने घरों में ही कैद हो गए थे तो कुछ लोग अपनों को बचाने के लिए गश्त कर रहे थे। क्योंकि पिछले साल आदमखोर भेड़ियों ने कई गांवों में आतंक मचा रखा था। पुरुष हो या महिलाएं या फिर हो बच्चे, हर किसी को आदमखोर भेड़िए ने अपना निवाला बनाया। 2024 में 50 से ज्यादा गांवों में भेड़िए की दहशत थी। भेड़ियों ने 60 से ज्यादा लोगों पर हमले किए थे। करीब 40 दिनों तक इलाके में भेड़ियों का आतंक रहा था। हालांकि इस दौरान वन विभाग की टीम ने कई आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा भी था। ठीक 1 साल बाद फिर भेड़ियों ने दस्तक दे दी है। बहराइच उसके आसपास के इलाकों में भेड़िए दिखने लगे हैं, किसी न किसी को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। गाँव और कस्बों के लोग खौफ में जीने को मजबूर है कि कब भेड़िया हमला कर दे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों तेंदुए का खौफ है। लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है। रात भर ये टीम गश्त करती है और इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा। ऐसे में लखनऊ में तेंदुए का मामला सियासी भी हो गया है क्योंकि तेंदुए की दहशत से लखनऊ के लोग डर के माहौल में हैं। तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ साफ तेंदुए की चहलकदमी देखी जा सकती है। इसके अलावा तेंदुए की कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें उसे अलग अलग जगह पर स्पॉट किया गया है। कहीं वो पिकअप वाहन के पीछे दिख रहा है तो कहीं बीच सड़क पर बैठा है। एक कार सवार युवक ने सड़क पार करते हुए ये वीडियो बनाया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो में आप देख सकते हैं तेंदुआ आराम से सड़क क्रॉस करता नजर आया और फिर रिहायशी इलाके की ओर बढ़ गया। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि अब तो राजधानी तक आ गए, सरकार को पता चला क्या। तो वहीं वन विभाग ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की जो कि तेंदुए की तलाश में जुट गई है।
प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार नए नए प्रयोगों पर काम कर रही है और अब पहली बार दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने की तैयारी है, जिसकी मंजूरी दिल्ली सरकार को अब मिल चुकी है। ये मंजूरी अक्टूबर और नवंबर के लिए दी गई है और इसका ट्रायल IIT कानपुर की निगरानी में होगा। और ये ट्रायल नॉर्थ दिल्ली में होगा, जिसके लिए सेना एयरक्राफ्ट VT-IIT का इस्तेमाल होगा। DGCA ने IIT कानपुर को कई शर्तों और सुरक्षा मानकों के साथ ये मंजूरी दी है। क्लाउड सीडिंग की ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगी। क्योंकि त्योहार के समय प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक हो जाता है, लोगों को मुश्किलें होती हैं। ऐसे में दिल्ली में स्मॉग होगा तो क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करके लोगों को राहत दिलाई जा सकेगी। इस कदम को दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के प्रयासों में एक नई पहल के तौर पर देख रही है, जिसका 100 किलोमीटर दायरे का सैंपल रहेगा और ये हिंडन एयरपोर्ट से सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से इस क्लाउड सीडिंग को अंजाम दिया जाएगा। इस कोशिश का मकसद बारिश कराकर प्रदूषण के स्तर को नीचे गिराना है, ताकि लोगों को कुछ समय के लिए ही सही लेकिन जहरीली हवा से थोड़ी राहत मिल जाए। मध्य प्रदेश में चूहों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। इंदौर एयरपोर्ट पर एक यात्री को चूहे ने काट लिया और इस घटना के बाद एयरपोर्ट मेडिकल रूम के डॉक्टर को हटा दिया गया। क्योंकि MP के इंदौर में एयरपोर्ट परिसर में यात्री को चूहे ने काट लिया। हैरानी की बात यह है कि यात्री को एयरपोर्ट पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। पीड़ित ने बेंगलुरु पहुंचकर इंजेक्शन लगवाया। मामला सामने आने के बाद एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने एक्शन लेते हुए मेडिकल रूम के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को हटा दिया, साथ ही उन्हें नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा। इंदौर एयरपोर्ट पर इससे पहले भी चूहों को लेकर यात्री कई बार शिकायत कर चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब MP में चूहों का आतंक देखा गया हो। इससे पहले इंदौर में MY अस्पताल में NICU वार्ड में चूहे एक नवजात की 4 उंगलियां खा गए थे। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से नदियां उफान पर हैं और इसी वजह से यहां से गुजर रही कार चंद ही सेकंड में सैलाब में बह गई। ये घटना उस समय हुई जब कार नाला पार करने की कोशिश कर रही थी। तभी कार सैलाब की चपेट में आ गई और पानी की तेज धार में बहती चली गई। सारंगढ़ से जो वीडियो सामने आया उसमें उफनते नाले के बीच कार गुजरती हुई दिखाई दी। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद कार नाले में जा गिरी। पानी की धार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कार नाव की तरह सैलाब में बहने लगी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी उस सैलाब में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। नाले का बहाव इतना तेज था कि कुछ दूरी तक बहने के बाद पूरी कार सैलाब में समा गई। गनीमत रही कि जिस वक्त ये घटना घटी कार में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और इसी कारण से गरियाबंद में एक हादसा भी हो गया, जहां युवक बाइक समेत नदी की तेज बहाव में बह गया। इसे देखकर बाकी लोग घबरा गए। और तस्वीरें गरियाबंद में छुरा पिपराही की हैं। बारिश के बाद नदी नाले इस कदर उफान पर हैं कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसी बीच 2 लोग जान जोखिम में डालकर बाइक को लेकर नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं। पीछे एक और युवक उस पार जाने के लिए पानी में उतर गया, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया। नदी के तेज बहाव के कारण दोनों युवकों का अचानक बैलेंस बिगड़ा। एक युवक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। कुछ ही सेकंड में युवक बाइक समेत नदी में बह गया। बाहर खड़ा दूसरा शख्स देखता रह गया। नदी के तेज बहाव के कारण वो भी आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं अपनी आंखों के सामने ऐसा हादसा होता देख पीछे खड़े लोग सहम गए। एक आवाज आई, ए सूरज, नहीं जाना, नहीं जाना। जो तीसरा युवक नदी पार करने उतरा था वो डर के मारे वहीं रुक गया। वहां मौजूद जिसने भी इस हादसे को देखा वो डर गया और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा असर पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तो बारिश की वजह से पूरा का पूरा पुल ही बह गया और इसी वजह से कई गांवों का संपर्क शहर से कट गया। लोग इंतजार कर रहे हैं नदी के पानी के उतरने का, ताकि इस पुल का निर्माण दोबारा शुरू हो सके। लेकिन इस हालत में ग्रामीणों ने अपने बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं दी। बच्चों को कंधे पर बिठाकर नदी पार कराया जाता है ताकि वो स्कूल पहुंचकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। दरअसल समरोली क्षेत्र के बंट गांव में तौड़ी नल्ला पर बने इस पुल के ध्वस्त होने का खामियाजा करीब 50,000 की आबादी भुगत रही है। आने जाने की दिक्कतें तो अपनी जगह पर है, तभी नदी का पानी भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इस उफनती नदी को पार करना बच्चों के लिए जोखिम भरा है। बड़े बच्चे तो जैसे तैसे नदी पार कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों और बच्चों के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में ग्रामीणों ने बच्चों को नदी पार कराने की जिम्मेदारी उठा ली है ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो।